Hello everyone, I am Dr. Sasi Singh. In this video, I will try to explain the Charter of 1813. जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी। उनका उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। उन्होंने लगभग 150 वर्षों तक भारत में अपना व्यापार किया, परंतु भारत में हमारे राजाओं की आपसी फूट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास प्रारंभ किया। तब उन्होंने 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के पश्चात अपने देश से भारत में ईसाई मिशनरियों को लाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी यहाँ पर स्थापना होने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने अपने अधिकारियों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की, जिसमें उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। 1765 ईस्वी के बाद मिशनरियों ने हमारे देश में अनेकों कॉलेजों की स्थापना भी प्रारंभ कर दी, जिसमें उन्होंने 4 शिक्षालयों का निर्माण किया, जिसमें सर्वप्रथम था कलकत्ता मदरसा, जिसकी स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग ने की। दूसरा था बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसकी स्थापना 1791 में जॉनथन डंकन ने की। तीसरा था फोर्ट विलियम विद्यालय, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की। और चौथा था पूना संस्कृत विद्यालय, जिसका 1818 ईस्वी में एलिफिंस्टन ने पेशवा का अंत करके उसकी स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह प्रावधान था कि प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात उसका आज्ञा पत्र पुनरावर्तन के लिए आता था, और यह वर्ष भी पुनरावर्तन का था। अतः इस आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक नई धारा जोड़ी गई, जिसके अनुसार शिक्षा के उत्थान और पुनरुत्थान के लिए भारतीय विद्वानों को और भारतीय साहित्य को लगभग 1 लाख की धनराशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। इस आज्ञा पत्र का हमारे भारतीय इतिहास में भारतीय शिक्षा जगत में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस धारा ने हमारी भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करी। परंतु इस प्रकार इस आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी के कंधों पे डाल दिया। परंतु कंपनी के अधिकारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जाए, प्राच्य शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर। उनका कहना था यह 1 लाख की धनराशि जो है वो प्राच्य शिक्षा पे की जाए, जो थी संस्कृत, अरबी और फारसी, या पाश्चात्य शिक्षा पर, जो थी अंग्रेजी। इस प्रकार 1834 तक यह विवाद चलता रहा कि इस धनराशि का प्रयोग किस शिक्षा पर किया जाए। विवाद का मुख्य कारण 1813 की 43वीं धारा में प्रयुक्त साहित्य और विद्वान 2 शब्दों से था। साहित्य और विद्वान, साहित्य का मतलब संस्कृत या अरबी का पढ़ा हुआ विद्वान, और विषय का भाषा का मतलब संस्कृत और अरबी भाषा। परंतु पाश्चात्यवादियों का ये कहना था कि यह शब्द इतना संकीर्ण नहीं है, इतना छोटा नहीं है कि इसे हम संस्कृत अरबी तक ही सीमित रहें, इसमें अंग्रेजी साहित्य भी शामिल होना चाहिए। उस समय प्राच्यवादी दल में कंपनी के पुराने और अनुभवी लोग थे, जिसमें सर्वप्रथम स्थान वॉरेन हेस्टिंग्स एवं जॉनथन डंकन का था। वह प्राच्यवादी नीति के समर्थक थे। लॉर्ड मिंटो भी प्राच्यवादी नीति का समर्थक था। उस समय
इस नीति को बंगाल की शिक्षा नीति को पूरा सहयोग प्रदान था। उसकी समिति के 2 लोग, मंत्री विल्सन और शिक्षा सचिव प्रिंसिव, इसके घोर समर्थक थे। लेकिन वो प्राच्यवादी नेता काफ़ी कूटनीतिज्ञ भी थे। उनका मानना था भारतीयों को विभाजित रखकर ही इस देश में शासन किया जा सकता है। अतः वह इन देश को निवासियों को अरबी, फारसी एवं संस्कृत में पर आधारित शिक्षा प्रदान करके विभिन्न धर्मों एवं जातियों में विभाजित रखना चाहते थे। विल्सन इस बात का घोर विरोधी था कि वह भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करके अपने देशवासियों के समतल खड़ा कर सके और प्रिंसेव का कहना था कि भारतीयों में अंग्रेजी सीखने की क्षमता ही नहीं है। अतः प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में अपने 3 तर्क प्रस्तुत किए। पहला तर्क था, भारत में पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करने से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का लोप हो जाएगा। दूसरा पॉइंट था कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से भारतीय और साहित्य और संस्कृति में जो इतना उसमें युगों का ज्ञान संचित है वो उसका विनाश हो जाएगा। और तीसरा, जब भारतीयों की अपनी स्वयं की सभ्यता एवं संस्कृति है तो क्यों उन्हें जबरदस्ती दूसरी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान दिया जाए। इस प्रकार प्राच्यवादियों ने उपयुक्त समय अपनी विचारधारा को रखकर इस बात को सामने प्रस्तुत कर दिया कि इन्हें उनके साहित्य और संस्कृत साहित्य अरबी और फारसी के द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक एवं मिशनरीज थे, जिनका कोई ना तो दल था ना तो कोई नेता। फिर भी उन्होंने प्राच्यवादियों की नीतियों का खुलकर विरोध किया। प्राच्यवादियों का विचार था कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली मरणासन्न को प्राप्त हो चुकी है, उसे पुनः जीवन देना असंभव कार्य होगा। अरबी, फारसी, संस्कृत साहित्य में के पुनरुत्थान में निरर्थक विचारों के सिवा कुछ भी नहीं है। अतः इसे पढ़ाना तर्कसंगत नहीं होगा। भारतीयों का मानसिक विकास अगर करना है तो हमें उसे अंग्रेजी के माध्यम से ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञानों से शिक्षा देना आवश्यक होगा। पाश्चात्यवादियों ने यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का पक्ष लिया एवं उसके प्रसार एवं प्रचार के लिए अपना निजी स्वार्थ था। उनका मानना था कि उनके प्रशासनिक अधिकारी और उनके व्यापारिक लोग भारत में जब आए तो वो ये निम्न कोटि का कार्य नहीं करेंगे। अतः इन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे बाबू वर्ग का निर्माण किया जा सके। उनको यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनके देशवासी इंग्लैंड से आकर यहाँ पर ये निम्न कोटि का कार्य करें। अतः इस प्रकार यह विवाद 1834 तक चलता रहा। अंत में 1835 में लोक शिक्षा समिति के दोनों दलों ने अपने वक्तव्यों को तात्कालिक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के समक्ष प्रस्तुत किया, उन्हें सौंप दिया। अब अगले उसमें हम बताएंगे कि विलियम बेंटिंग ने इस विवाद को किस तरीके से पूर्ण किया या सुलझाया। धन्यवाद।